हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे 2018 में सेकेंड सिटिंग में जितने भी विज्ञान विषय के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे गए थे, उस सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसका। इस पूरे सेशन के ये क्या है, 5वां वीडियो है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप अवश्य देखिए। आप प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं उस सारे वीडियो को, क्योंकि आपको उस वीडियो देखने से बहुत सारे ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है उसके जो परावर्तक पृष्ठ होता है, उसमें वृत्ताकार सीमा रेखा होता है, उसके व्यास को हम क्या कहते हैं। उसके व्यास को कहा जाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। मान लेते हैं ये वृत्ताकार पथ, ये क्या एक गोला है। इस गोला के एक इतना पार्ट को हमने mn पार्ट को काट के निकाल लिया। यही mn पार्ट क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पर मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या और प्रधान अक्ष है। इसको बारी बारी से यही जान लेते हैं, आपके ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। तो देखो, जिस बड़े खोखले गोले से काट करके गोलीय दर्पण के एक पार्ट निकाला जाता है, उसका जो केंद्र होता है उसी के केंद्र को कहा जाता है गोलीय दर्पण का केंद्र कहा जाता है, जिसे C के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव, इसको मिलाने वाली एक जो काल्पनिक रेखा होता है उसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। और जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, और परावर्तन के बाद जिस अक्ष पर काटती है मुख्य अक्ष को, जिस बिंदु पर काटती है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को, वह क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाती है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे कुछ जानकारी मिला होगा, तो इसे आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, जिसमें वक्रता त्रिज्या दिया गया है 32 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं, सूत्र होता है फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है। यहाँ पर अगर हम मान रखेंगे तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या 32 है और इसका मान कितना है, 2। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा अपना आंसर 16। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 16 सेंटीमीटर, यानी प्लस 16 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। अगला प्रश्न है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यानी कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब बनाया जा रहा है, तो उसका आवर्धन जो आता है, यानी आवर्धन कहा जाता है वस्तु और बिंब के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो उसका आवर्धन क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो उस स्थिति में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम डायग्राम से देखें तो मुख्य अक्ष के नीचे का जो क्या होता है आकार, ऊंचाई होता है, उसे हम माइनस में यानी ऋणात्मक लेते हैं, और मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई को हम धनात्मक लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक की ऊंचाई कहाँ होगी, मुख्य अक्ष के नीचे। और डायग्राम में हमेशा जो दर्पण में जो होता है वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसे मुख्य अक्ष के नीचे दिखाया गया है, तो वो क्या हो गया, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो इस कारण से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश के किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यानी कि हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो किसी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचती है। तो आँखों तक पहुँचती है तो उसका अपवर्तन जो होता है, अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है, तो उस पूरे पार्ट का जो अधिकांश उस प्रकाश के जो अपवर्तन होता है अधिक मात्रा में, वो होता है कहाँ से, कॉर्निया से। तो कॉर्निया क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कॉर्निया क्या है। जिस प्रकार हम अपने मोबाइल की सुरक्षा के लिए ऊपर में एक गार्ड यानी स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, उसी प्रकार हमारे आँखों में एक प्राकृतिक रूप से एक गार्ड लगा हुआ है, जिस गार्ड को हम कॉर्निया कहते हैं। इसी कॉर्निया
के द्वारा आने वाली जो प्रकाश की किरणें होता है उसका अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला है क्वेश्चन कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, यानी सूर्य का प्रकाश है वायुमंडल से गुजरेगा तो वायु में सूक्ष्म कण, जो हमारे वायुमंडल में जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण तैरते रहते हैं, तो प्रकाश के अधिक प्रबलता को प्रकाश के किस रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? तो वो होता है नीले रंग को। नीले रंग को सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, इसी कारण से हमें आकाश नीला प्रतीत होता है। जब आप आकाश अंतरिक्ष में जाइएगा तो आपको आकाश काला दिखेगा, इसीलिए कहा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे अधिक प्रकाश जो होगा रंग प्रकीर्णन होगा वो नीला रंग होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? यानी भारत में जो भी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा यानी कि एसी करंट का जो निर्माण होता है वो किस आवृत्ति का होता है? तो होता है 50 हर्ज का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ज। अगला प्रश्न है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, यानी कोई वोल्ट मीटर है और उसमें कितना है 0 वोल्ट से लेकर के 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह लगा हुआ है। तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या है? यानी उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक यानी लिस्ट काउंट क्या है? इसका एक सूत्र होता है, अल्प मापांक बराबर होता है यानी दोनों जो वोल्ट दिया गया उसका अंतर बट्टे में विभाजन चिन्ह। यहाँ से अगर दोनों को हम कट करेंगे तो आता है 1/20, यानी इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 0.05। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.05 वोल्ट। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि आपको बताना है कि 1 माइक्रो एम्पियर होता कितना है? तो 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻⁶A। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? यानी कोई क्षण चुंबक है, उस क्षण चुंबक के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा किधर होता है? क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर, और चुंबक से बाहर होता है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका अपोजिट होता है, इसका क्या होता है? अपोजिट होता है, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था चुंबक के अंदर, तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, यानी जो हम लोग घरों में वायरिंग करवाते हैं उसमें जो उदासीन तार है, उदासीन तार का मतलब होता है न्यूट्रल फेज यानी अर्थिंग वाला फेज, उसका कलर का कैसा होता है? तो उसका कलर होता है काले कलर रंग का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला रंग। अगला प्रश्न है कि किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, यानी कि ऐसा कौन सा युक्ति है जिसमें जो विभक्त वलय लगा होता है, यानी वलय का अर्थ होता है रिंग, जो रिंग लगा होता है वो दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो देखो यहाँ से क्या है, एक विद्युत जनित्र का ये डायग्राम है, यहाँ से 2 वलय लगा हुआ है, एक यहाँ पर रिंग लगा हुआ है, एक यहाँ पर रिंग लगा हुआ है। तो इसी रिंग को ये क्या करता है? दिक् परिवर्तन करता है, यानी इसको दिशा को बदलता है। तो दिशा बदलने के लिए जो लगा रहता है वो किसमें लगा रहता है? विद्युत जनित्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत जनित्र। अगला प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यानी कि जो जल से विद्युत बनता है, यानी पानी से बिजली बनने वाले को कहा जाता है पनबिजली। तो पनबिजली जो काम करता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आप जैसे पानी से बिजली बनानी है तो सबसे पहले पानी को रोक दिया जाता है और रुके हुए पानी में बहुत सारी स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और जिसके कारण से उसे कम जगह से उसे छोड़ा जाता है, बहुत प्रेशर से निकलता है जिससे टरबाइन नचता है और उससे क्या होता है? बिजली का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है
कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? बुझा हुआ चूना उसे कहते हैं जिसका हम उपयोग घर की पोताई करने में करते हैं। यानी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को पानी में रख देते हैं तो उसे बन जाता है बुझा हुआ चूना, उसे कहा जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH के होल 2। अगला प्रश्न है कि ZnCuSO4 यानी जिंक है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को क्या कर देता है? अलग कर देता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में कह रहा है कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? तो सबसे पहले देखो ये क्या है, सबसे पहले Zn अकेले था, ये CuSO4 से क्या किया? अभिक्रिया कराया, तो ये क्या किया? ये सल्फेट को क्या कर दिया? अपने तरफ ले लिया, यानी कि यहाँ से कॉपर को क्या कर दिया? अलग कर दिया, यानी विस्थापन कर दिया, इसके जगह पर अपना जगह बना लिया, यानी कि विस्थापित कर दिया। तो इसका कहा जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नीला लिटमस पत्र होता है वो लाल होता है किसके द्वारा? अम्ल के द्वारा। यानी कि जब नीले लिटमस पत्र पर हम अम्ल डालेंगे तो क्या कर देगा? लाल कर देगा। और अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो हमें किस में पाया जाता है? संतरा में, टमाटर में, सिरका में, इमली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ऑक्जेलिक अम्ल है हमें टमाटर में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अम्ल का कुछ स्रोत है, इसे हम जान लेते हैं बारी बारी से। जैसे यहाँ पर दिया गया है सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में पाए जाने वाले अम्ल को कहा जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली में पाए जाने वाले को कहा जाता है टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में पाए जाने वाले को कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध या दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक में, जो चींटी होते हैं लाल चींटी, उसके जो डंक में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। और नेटल का जो पौधा होता है उसे भी अगर नेटल के पौधा का जो फर होता है अगर चुभ जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है, उसमें ही पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। तो इसको आप इस डायग्राम को आप याद रखिए क्योंकि इसमें से एक न एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? यानी कि यहाँ जो तत्व दिया गया है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो जब हम अभिक्रियाशील धातु वाले लिस्ट पर ध्यान देते हैं तो सबसे ऊपर में हमें आता है क्या? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस। इस प्रकार से क्या होता है? घटते क्रम में आता है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या? पोटेशियम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। अगला प्रश्न है कि एक्वारेजिया यानी इसे रॉयल जल भी कहा जाता है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है? यानी एक्वारेजिया अगर हमें बनाना है तो उसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाना पड़ेगा, तब जाके बनेगा एक्वारेजिया। तो इसका सही अनुपात है 3:1। एक्वारेजिया वो अम्ल होता है, वह मिश्रण होता है जिसमें अगर आप सोना को डालोगे तो सोना को गला करके पानी कर देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:1। अगला है यहाँ पर दिया COH प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी ये जो दिया गया है किसका प्रकार्यात्मक समूह है? ये इसे कहा जाता है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से अगर इस पर आप एक बार प्रकार्यात्मक समूह वाले फार्मूला पर ध्यान देते हैं तो इस प्रकार के OH होते हैं उसे अल्कोहल कहा जाता है, इसे क्लोरीन या क्लोरो, ब्रोमीन या ब्रोमो कहा जाता है। COH को एल्डिहाइड कहा जाता है, CO को कीटोन कहा जाता है, COOH को कार्बो ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। तो इसको भी आप अवश्य ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें यानी इसमें कितने आबंध बन रहा है? तो अगर हम इसके संरचना पर ध्यान देते हैं तो क्या होता है? 3 कार्बन है और इसके आसपास 8 क्या हाइड्रोजन जुटे हुए हैं। तो कितने कितने इस पर लगा हुआ है? कितने आबंध? 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। यानी कि 10 आबंध है इसमें। पूरे लाइन कितना खींचा हुआ है? 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका 10 आबंध होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 सहसंयोजक आबंध। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज यानी आकार बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में जाते हैं किधर, बाईं ओर यानी इधर की ओर जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु का आकार घटता है और दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है घटता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें ऊर्ध्व स्तंभ कितने यानी कि कितने खड़ी पंक्ति, तो कुल 18 है। यानी कि ऊर्ध्व स्तंभ कितने, 18। कितने ग्रुप है तो 18। कितने समूह है तो 18। तो सब एक ही क्वेश्चन है। तो कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, 18। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाए कितने आवर्त है तो कुल 7 आवर्त है और 18 ग्रुप है आधुनिक आवर्त सारणी में। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो जिगजैग लाइन है किसको अलग करता है, तो जिगजैग लाइन अलग करता है धातु और अधातु को, और जिगजैग लाइन पर है उपधातु। इसका अगला प्रश्न है कि एक छात्र जांच परख नली के लिए सोडियम कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक के रूप में कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। यानी कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट पर तनु विलयन का कुछ बूंद डाल दिया तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिसिंग है लगता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु कुछ ना कुछ होगा, इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम के फीता को क्या किया जाता है, जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। यानी कि जब मैग्नीशियम फीते को आप जलाओगे तो उसमें से किस प्रकार की आग की लौ निकलेगा, तो एकदम इसमें सफ़ेद यानी उजले रंग की आग की लौ निकलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमकीला उजला। अगला है कि एक जांच परख नली के लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था। यानी कि अगर लोहे के कील को इसमें डुबा करके रख दिया जाए, इसमें ऐसे करके डुबा करके रख दिया जाता है तो कुछ समय बाद उसके रंग में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। पहले नीला था तो भूरे रंग का हो गया। तो इसमें कौन सा विलयन था, तो इसमें था कॉपर सल्फेट का विलयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CuSO4, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। यानी ऐसा कौन सा यंत्र है जिसे रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी नापने के लिए जो मशीन का उपयोग किया जाता है। कुछ इस प्रकार के मशीन होते हैं। इस मशीन का नाम क्या है, तो इस मशीन का नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फैग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। यानी कि अगर हमारे खून में ऐसा क्या पाया जाता है कि कहीं अगर कट जाता है तो कुछ देर के बाद वहाँ पर खून क्या होता है, जम जाता है। उस खून को जमने के लिए, रक्त को जमने के लिए कौन सा अवयव काम करता है, तो उसे कहा जाता है प्लेटलेट्स। यानी कि हमारे रक्त में एक प्रकार के क्या होते हैं, कोशिका होते हैं जिसे कहा जाता है प्लेटलेट्स कहा जाता है, जो रक्त को थक्का बढ़ने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। एक बीमारी हो जाता है विटामिन के की कमी। अगर किसी के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो उसके रक्त में थक्का बढ़ना बंद हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। अगला है अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए क्या आवश्यक है। यानी अवटु ग्रंथि, ये अवटु ग्रंथि होता है मनुष्य के गला में। अगर इसे क्या अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए चाहिए आयोडीन। अगर ये आयोडीन इसे नहीं मिलेगा तो ये यहाँ पर थायराइड का निर्माण करके बना देता है, गला फूल जाता है, जिसे ग्वाइटर या घेंघा रोग कहते हैं। तो इसे अवटु ग्रंथि को चाहिए क्या, थायरॉक्सिन बनाने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए चाहिए आयोडीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन,
यहाँ पर आयोडीन तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, इसीलिए डॉक्टर सलाह देता है कि क्या खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे गले में जो अपटू ग्रंथि है उसे थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है, अगर नहीं बनेगा तो गला फूल जाएगा, उसे घेंघा रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, यानी हमारे पूरे मस्तिष्क में ऐसा कौन सा भाग है जो हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हमारे मस्तिष्क का मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क जो होता है, यानी अनुमस्तिष्क पाया जाता है कहाँ पर, अनुमस्तिष्क यहाँ पर पाया जाता है। ये क्या अनुमस्तिष्क है, यही हमारे शरीर को क्या करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसे अंग्रेजी में सेरेबेलम कहा जाता है, अनुमस्तिष्क को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, यानी जो पादप का हार्मोन है साइटोकाइनिन, वो पौधे के किस रूप में सहायता करता है, प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए, तने के वृद्धि करने के लिए, या पादप में का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी, यानी इस सभी कामों के लिए क्या होता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, काम करता है। इसका अगला प्रश्न है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है। जो हाइड्रा होता है, एक जीव होता है, उसमें जो प्रजनन की विधि है वो कौन सी है, तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। हाइड्रा कुछ इस प्रकार के जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, इसमें यहाँ से एक छोटे से फर निकलता है, ये फर धीरे धीरे बड़ा होकर के एक अलग जीव का निर्माण कर लेता है, इसी कहा जाता है मुकुलन। अगला प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, यानी परागकण बनाने के लिए कौन जिम्मेवार होता है, तो परागकण बनाने के लिए होता है पुंकेसर जिम्मेदार, यानी पुंकेसर ही परागकण बनाता है। अगर फूल को देखा जाए तो यहाँ पर जो फूल के जो ऊपर में जैसे छोटे छोटे संरचना होते हैं, इसे कहा जाता है पुंकेसर, और बीच में एक होता है स्त्री केसर। तो पुंकेसर पर बहुत महीन महीन क्या होते हैं, कण होते हैं रेत के समान, उसे ही क्या कहा जाता है, परागकण कहा जाता है। तो पुंकेसर ही परागकण का निर्माण करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो जनन तंत्र के कुछ नाम दिए गए सो मादा का नहीं है। तो इसमें अंडाशय है, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्ब वाहिनी, सारे के सारे क्या है, अधिकांश इसमें से 3 क्या है, मादा जनन तंत्र है। तो एक क्या, शुक्रवाहिका जो होता है वो नर में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, यानी वंशागत का जो नियम था वो किसने बनाया था। तो हम सभी जानते हैं कि वो कौन था, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसने मटर के पौधे पर प्रयोग करके बताया था कि जो गुण होता है उसके संतति में कैसे आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है, यानी कि स्त्री जो होता है, मादा जो होते हैं, उसमें कौन कौन से लिंग गुणसूत्र, एक्स वाई होते हैं, एक्स एक्स होते हैं या वाई वाई होते हैं, या इनमें से सभी होते हैं। तो जो मादा होते हैं उसमें पाया जाता है एक्स एक्स क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र। नर में पाया जाता है एक्स वाई, और मादा में क्या पाया जाता है, एक्स एक्स। जब एक्स और वाई मिलते हैं तो नर होता है, और एक्स एक्स मिलने से क्या होता है, मादा होता है, यानी उसका संतति क्या होगा, लड़की होगा। एक्स एक्स के मिलने से और एक्स वाई के मिलने से उसका संतति जो होता है, संतान होगा, वो लड़का होगा। अगला प्रश्न है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, यानी अगर किसी भी पत्ता है पेड़ का, उसमें मंड का परीक्षण करना है, इसमें मंड है या नहीं है, तो उसके लिए आयोडीन डालने से, अब उस पर आयोडीन डाला जाता है तब पता चलता है। लेकिन उससे पहले क्या कार्य किया जाता है, उसे अल्कोहल में अच्छे से उबाल लिया जाता है। क्यों उबाला जाता है, वही पूछ रहा है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इस सारी प्रक्रिया करने के लिए क्या किया जाता है, उसे अल्कोहल में उबाला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी के लिए। अगला प्रश्न है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा था।
स्लाइड को सबसे पहले कितने पर 5x पर देखा था, 10x पर देखा था, 25x पर और कि 45x? तो सबसे पहले 10x पर देखा गया था किसको? स्लाइड को, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? देखिए, तंत्रिका कोशिका जो होता है अपने पूरे शरीर में जाल की तरह बिछा हुआ, वो हर एक पॉइंट से इन्फॉर्मेशन कहाँ पर पहुँचाता है? मस्तिष्क तक पहुँचाता है। तो उस दो जब क्या कहते हैं तंत्रिका कोशिका जुड़े होते हैं, उसके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान बच जाता है, उसे कहा जाता है सिनेप्स। ये इस प्रकार से होता है। देखो, ये तंत्रिका कोशिका यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ क्या है? खाली स्थान है, इसे ही कहा जाता है सिनेप्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? यानी आहार श्रृंखला कौन बनाता है? घास, गेहूं, आम। यानी घास को गेहूं खाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। घास को बकरी, बकरी को मानव। हाँ, घास को उत्पादन होगा, उसे बकरी खा जाएगा, बकरी को मानव खा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी, मानव। अगला, तो इस वीडियो का ये क्या था? अंतिम प्रश्न था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि उससे भी भला हो जाए। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको परीक्षा तक आपको हम प्रतिदिन एक वीडियो देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।